हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम 28 जनवरी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सीडीपी के। और कल हमने 27 जनवरी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था। आज जो है 28 जनवरी के देखेंगे। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमारे 30 क्वेश्चन है इसमें। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। तो विकास से हमेशा एक या दो क्वेश्चन हमेशा विकास से पूछे जाते ही हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रक्रिया इट इज़ ए प्रोसेस लिमिटेड टू चाइल्डहुड, मतलब कि यह प्रक्रिया बचपन की तक की सीमित है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, इट विंग्स एट अ बर्थ, मतलब कि इसकी शुरुआत जो होती है वो जन्म के समय शुरू होती है। और चौथा ऑप्शन क्या है, इट विगिन्स एट कंसेप्शन, मतलब कि इसकी जो शुरुआत होती है वो गर्भधारण के समय से होती है। तो हमेशा विकास से एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। अगर आपने जो है विकास के जितने सिद्धांत हैं आप उन्हें ज़रूर पढ़िए और कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करिए, क्योंकि जो है विकास से एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उसे क्लियर करिए कॉन्सेप्ट विकास का। तो और ये आपके जो है एग्जाम में हेल्पफुल होगा, सीटेट के एग्जाम में। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो विकास की प्रक्रिया की विशेषताएं पूछा हुआ है। तो फर्स्ट है, इट इज़ अ प्रोसेस लिमिटेड टू चाइल्डहुड, मतलब कि यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित होती है। तो नहीं, यह प्रक्रिया जो है बचपन तक सीमित नहीं होती है। ये जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और जो है ये कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव होती है। तो फिर आगे देखते हैं दूसरा क्या है कि यह जीवन भर चलने वाली, जी हाँ, ये जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये, कंटिन्यूअस चलती रहती है जो है जन्म से लेके मृत्यु तक। और फिर तीसरा क्या है, इट विंग्स एट बर्थ, मतलब कि इसकी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, मतलब कि जन्म से शुरू होती है। इसकी शुरुआत जो है जन्म के समय होती है। तो नहीं, ये जन्म के समय इसकी शुरुआत नहीं होती, इसकी शुरुआत जो है कॉन्सेप्शन पीरियड से शुरू होती है। और ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या है। फोर्थ ऑप्शन है कि इट बिगिन्स इट कॉन्सेप्शन, मतलब कि इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, गर्भधारण के समय से होती है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन और हमारा जो है सेकंड ऑप्शन। फोर्थ और सेकंड ऑप्शन किस में है, फोर्थ और सेकंड, हाँ, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा इसमें। जो है कि ये जो है इसकी शुरुआत, विकास की जो शुरुआत होती है, डेवलपमेंट की शुरुआत जो होती है वो गर्भधारण के समय होती है, मतलब कॉन्सेप्शन के समय से होती है। और जो है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सेकंड और फोर्थ। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट रिफर्स टू, मतलब कि विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन, टाइम स्पैन व्हेन द चाइल्ड इज रेडी फॉर द सर्टेन काइंड्स ऑफ लर्निंग, मतलब कि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। और दूसरा है कि द टाइम पीरियड व्हेन चिल्ड्रन बिकम वेरी इमोशनल, कि वह समय अवधि जब बच्चे जो है बहुत भावुक होते हैं। ये संवेदनशील, मतलब कि क्या है, सेंसरी पीरियड जो है पूछा है, सेंसिटिव पीरियड जो है पूछा गया है इसमें, संवेदनशील अवधि कौन सी होती है विकास की। तो फिर आइए थर्ड ऑप्शन देखते हैं कौन सा है इसमें। तो थर्ड ऑप्शन है द टाइम पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टिल बर्थ, मतलब कि गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि। और फिर चौथा है द टाइम पीरियड फ्रॉम इन्फेंसी टिल एडोलसेंस, मतलब कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि जो सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब कि सेंसिटिव पीरियड जो होता है सबसे ज़्यादा विकास का, तो वो कौन सा होता है वो, मतलब कि इन्फेंसी से लेके एडोलसेंस, मतलब शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की जो अवस्थाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अवस्था होती है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा। क्या है, वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता रहता है। तो फिर आगे ऑप्शन देखते हैं क्या है, प्रोवाइड असिस्टेंट टू चिल्ड्रन एनी टाइम एज विद द हेल्प ऑफ अबोर्वेल लाइफ सर्कमटेंसेस चिल्ड्रन कैन रिकवर फ्रॉम अर्ली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, मतलब कि बच्चों की किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी
जो टीचर है वो बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए अनुभवों को महत्वपूर्ण नहीं मानेगी। और सी ऑप्शन है कि इस तथ्य पर विश्वास करेगी कि वे बच्चे जो हैं जो किसी गुणधर्म जैसे मौखिक कौशल में प्रवीण या कमतर हैं, वह आगे के चरणों में भी ज्यों के त्यों रहेंगे नहीं। और फिर डी ऑप्शन क्या है कि जीवन के पहले के कुछ वर्षों में ही हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं से बाद में उबरा नहीं जा सकता है। तो ये भी हमारा डी, सी और जो हमारा बी है ये क्या है, ये नेगेटिव आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है हमारा पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आगे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जो सोशलाइजेशन है बच्चे का जो सामाजिकरण है वो उसमें जो है स्कूल का क्या रोल है पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, स्कूल के बच्चों के सामाजिकरण में क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका है, तो हम जानते हैं सामाजिकरण जो है बच्चे का कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से होता है। फर्स्ट क्या है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। और प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है परिवार में जो है क्या भूमिका होती है, परिवार की जो है भूमिका सबसे ज़्यादा होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन में। और सेकेंडरी में जैसे जो है मास मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया, स्कूल हो गया, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं, जो कि परिवार जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है कि कोई भूमिका नहीं होती है, नहीं, सामाजिकरण में जो है स्कूल की भूमिका होती है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। और दूसरा है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, मतलब कि प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है। तो जो स्कूल होता है वो प्राइमरी जो है प्राथमिक सामाजिकरण नहीं है, ये सेकेंडरी सामाजिकरण में आता है, मतलब कि सोशलाइजेशन सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आता है, प्राइमरी में नहीं आता है। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा इसमें, ना ए ऑप्शन होगा ना बी। और सी ऑप्शन क्या है कि सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। जी हमारा यही ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि जो स्कूल है वो क्या है, ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन है बच्चे का। तो इसमें राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था है। स्कूल जो है वो बच्चे के विकास में द्वितीयक सामाजिकरण की संस्था है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक जो है हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आइए हम देख लेते हैं फिर आगे पांचवा क्वेश्चन क्या है कि द एबिलिटी टू ऑपरेट ऑन ऑपरेशन इज एक्वायर्ड इन, मतलब कि संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये जो है जीन पियाजे की थ्योरी है, ये इनकी जो स्टेजेस है चार उन्होंने स्टेज दी थी, उन्हीं यही स्टेज हैं इसमें दिया गया है ऑप्शन में। तो देखते हैं क्या है कि सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब कि संवेदी चालक अवस्था में जो है ये संक्रियाओं पर संक्रिया की जो अवस्था है ये किस अवस्था में होती है, तो सेंसरी मोटर स्टेज, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, नहीं ये भी नहीं होगा। हमारा इसमें डी ऑप्शन होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी में जो है संक्रियाओं पर संक्रिया की जो है विकसित होते हैं ये कौशल। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिक्स क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, मतलब कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं बच्चे, तो हमें पता है बच्चे जो है वो अन्वेषण करके एक्टिव होकर सक्रिय रूप से सीखते हैं, खोजबीन करके वो सीखते हैं। तो जीन पियाजे ने हमेशा कहा है कि बच्चा जब सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, तभी वो सीख पाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है कि निष्क्रिय नकल के माध्यम से, तो नहीं, वो इनएक्टिव होंगे या फिर पैसिव होंगे तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा जो है बी ऑप्शन, ए ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। फिर आगे है ए बी ऑप्शन है कि बाई एक्टिव एक्सप्लोरेशन, ये हमारा यही बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि सक्रिय अन्वेषण के द्वारा, मतलब कि सक्रिय खोजबीन के द्वारा जो है बच्चे अपनी नॉलेज को बिल्ड करते हैं। तो इसीलिए जो है जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जब एक्टिव होगा तभी वो सीख पाएगा। तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अनुकूलन के माध्यम से ये भी नहीं होगा, अनुकूलन के माध्यम से सीखने का कोई जो है लॉजिक नहीं बनता है। और फिर डी ऑप्शन है कि बाई रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, मतलब कि पुरस्कार और दंड के द्वारा, नहीं ये भी नहीं होगा। डी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
जो है एक्टिव होकर या फिर अन्वेषण के द्वारा सीखेगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफ फोल्डिंग, मतलब कि निम्न में से पाठ का उदाहरण कौन सा है। तो स्कैफ फोल्डिंग की बात किसने की है, हम जानते हैं स्कैफ फोल्डिंग की बात जो है लेव वाइगोस्की ने किया है। और लेव वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी है, तो सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है उन्होंने। तो देखते हैं क्या है, निम्न में से पाठ का उदाहरण कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिपीटेड प्रैक्टिस, बारंबार अभ्यास, नहीं ये भी नहीं होगा। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट, नहीं नेगेटिव की बात की गई है नकारात्मक पुनर्बलन का, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत अनुबंधन सिद्धांत की बात की है। तो जो है इसकी जो बात करते हैं वो कौन, उद्दीपन और अनुबंधन की बात करता है, कौन करता है ये, तो बिहेवियरिस्ट करते हैं, मतलब कि व्यवहारवादी करते हैं। जबकि जीन प्याजे और जो है वो लेव वाइगोस्की ये क्या क्या है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब कि रचनावादी हैं ये। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। कि जो है आधा हम उन्हें हिंट देंगे, मतलब कि संकेत देते हैं, इशारा देते हैं बच्चों को कि जो है आगे जिससे वो सीख सके चीज़ों को। तो क्या है, आधा हल किया हुआ उदाहरण देंगे तो आगे वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने उन्हें हिंट दे दिया, मतलब कि आधा जो है हल किया हुआ एग्जाम्पल हमने दे दिया। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इस पे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आठवां क्वेश्चन क्या है कि इन दिस डॉट थ्योरी लेव वाइगोस्की प्रपोज्ड दैट लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत में प्रतिपादित किया, क्या प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है, कॉन्टेक्स्ट में होती है। किसके कॉन्टेक्स्ट में होती है, तो फर्स्ट है साइको डायनेमिक, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा, साइकोडायनेमिक मतलब कि मनोगतिकी, और दूसरा है बिहेवियरिस्टिक मतलब कि व्यवहारवादी, और तीसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब कि सूचना का प्रसंस्करण, और चौथा डी ऑप्शन क्या है, सोशियो कल्चरल मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की की बात कर रहा है, तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो उन्होंने दिया था सोशल मतलब कि सोशियो कल्चरल थ्योरी उन्होंने दी थी, मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि जो है लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह एक संदर्भ में होती है, कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नाइन्थवा क्वेश्चन क्या है कि सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने का अवसर प्रदान करती है। किस प्रकार की कक्षा डॉट को बढ़ावा देना चाहती है। तो क्या है, ये जो है सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण और प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सर्जन करने का अवसर प्रदान करती है, मतलब कि बच्चे जो है इसमें एक्टिव हैं। तो क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा होगी, या फिर जो है दूसरा है शिक्षक केंद्रित कक्षा मतलब कि टीचर सेंटर्ड होगा, या फिर जो है कंट्रोल्ड एंड एग्जाम सेंटर्ड क्लासरूम मतलब कि नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा, और फिर डी ऑप्शन है बिहेवियरिस्टिक एंड रिवार्ड ओरिएंटेड क्लासरूम मतलब कि व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा। तो हमें पता है आज की जो शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है, प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसमें डी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, प्रगतिशील और बाल केंद्रित होगा इसमें, जिसमें बच्चे जो है एक्टिव होंगे, खुद से अन्वेषण करेंगे, अवसर प्रदान किया जाएगा, तो वो किस में होंगे, प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित कक्षा में आएगा। तो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, अजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में एक या दो। तो आप अजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करके जाइएगा, जिससे जो है आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और जो है आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या है, अजर्सन क्या है कि शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। रीजनिंग क्या है कि बुद्धि लब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के एकेडमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, अजर्सन और रीजन दोनों ही हमारा जो है रॉन्ग है। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, कि जो है डी ऑप्शन होगा इसमें कि बोथ ए और मतलब कि अजर्सन और रीजन दोनों ही गलत हैं। तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि दोनों गलत हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं,
11th क्वेश्चन क्या है? 11th क्वेश्चन है कि आर्टिस्ट क्या है? 11th क्वेश्चन की हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि होती है? किसके पास जो है एक कलाकार और दूसरा वास्तुकार और तीसरा नाविक, एक आर्टिस्ट, दूसरा आर्किटेक्चर और तीसरा है नेविगेटर्स। तो क्या होगा इसमें, कौन सी बुद्धि होगी? तो फर्स्ट है जो है स्पेशियल इंटेलिजेंस मतलब कि स्थानिक बुद्धि होगी, दूसरा भाषाई बुद्धि और तीसरा है संगीतमय बुद्धि और चौथा है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें बुद्धि कौन सी होगी? कलाकार, वास्तुकार और नाविकों में तो हम जानते हैं इसमें जो है स्पेशियल अंडरस्टैंड या फिर स्पेशियल इंटेलिजेंस होगा, मतलब कि स्थानिक बुद्धि होती है इनमें। नाविक, वास्तुकारों और कलाकारों में स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। तो इसमें यह ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे 11th क्वेश्चन क्या है कि 11th क्वेश्चन क्या है, वो सॉरी 12th क्वेश्चन क्या है? अजरसन रीजन का क्वेश्चन है। फिर से देखते हैं। अजरसन क्या है? शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो ए तो हमारा वैसे भी गलत है, अजरसन तो हमारा वैसे भी गलत है। फिर रीजन क्या है कि लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो रीजन भी हमारा रॉन्ग है, न उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए और ना ही जो है लड़कियों में ऐसा नहीं है कि पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है साइंस और मैथ्स। तो हमारा ए और अजरसन और रीजन दोनों ही गलत हैं। तो इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, अजरसन और रीजन दोनों हमारा गलत है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13th क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? बाधक की बात कर रहा है। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब कि सहयोगात्मक अधिगम और दूसरा है पृथक्करण व नामीकरण और तीसरा उपयुक्त समावेशन और फिर चौथा है विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ। तो ये बाधक की बात करता है। तो ये इस बी ऑप्शन होगा कि लेवलिंग एंड सेग्रीगेशन, बच्चों को है जो है ना ही उन्हें पृथक्करण करना चाहिए और ना ही सेग्रीगेशन मतलब कि न नामीकरण सॉरी ना जो है उन्हें लेवलिंग करना चाहिए और ना ही सेग्रीगेशन करना चाहिए। तो इसमें बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि टू बी फाइंड आउट द रीडनेस लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने और दूसरा है बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करने और फिर तीसरा बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने और चौथा है कि यह समझने में मदद करने के लिए बच्चा क्या कर सकता है। तो ये नहीं की बात किया है कि क्या उद्देश्य नहीं है। तो इसमें क्या उद्देश्य नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें होगा कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा मतलब कि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन की भावना नहीं पैदा करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। आगे 15 क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास, तो फर्स्ट ऑप्शन के क्या है? इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन 6 स्टेज मतलब कि एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है। और फिर दूसरा है कि बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है और तीसरा है कि जो है बच्चों की बुद्धि लब्धि मतलब कि IQ से परस्पर संबंधित है और चौथा क्या है कि पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन राइट कौन सा होगा? और ये लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात कर रहा है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने 3 लेवल और जो है 6 स्टेज उन्होंने दिया था और उन्होंने क्योंकि स्टेजेज में बांट दिए थे अपनी थ्योरी को, इसीलिए उनकी जो थ्योरी है वो डिसकंटिन्यूअस थ्योरी है। तो हमारा इसमें इसीलिए ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि जो है ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन अ 6 स्टेजेज जो कि 6 चरणों में कंप्लीट होती है उनकी जो थ्योरी है। और जो है उन्होंने स्टेजेज में बांट दिए थे, चरणों में बांट दिए थे, इसलिए उनकी थ्योरी डिसकंटिन्यूअस थ्योरी है। और जो है पियाजे की जो थ्योरी है उनकी थ्योरी भी डिसकंटिन्यूअस थ्योरी है। फिर आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या है। कल्चर ऑफ इंक्लूजन इन प्रमोटेड थ्रू मतलब कि समावेशन की संस्कृति को किसी से बढ़ावा मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन मतलब कि विभेदित निर्देश से या फिर दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मतलब कि मानकीकृत मूल्यांकन से या फिर सेग्रीगेशन से या फिर लेवलिंग के से। तो समावेशन की संस्कृति किससे बढ़ावा मिलता है? तो वह विभेदित निर्देशन से मतलब कि डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन से मिलता है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन से। तो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है कि अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर क्या है, एक बच्चा जो कि दृष्टिबाधित है मतलब कि वो देख नहीं सकता है, तो क्या है उसे ध्यान में रखकर उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए?
क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें प्रोविजनिंग फॉर विजुअल प्रेजेंटेशन, मतलब कि दृश्यिक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, दूसरा सख्त पाठचर्या का पालन, और तीसरा स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल, और चौथा है मानकीकृत मूल्यांकन। एक दृष्टिबाधित है, मतलब कि एक जो है बच्चा जो है कि देख नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, या फिर हमें ऑडियो यूज करेंगे उसके लिए पढ़ाने के लिए, या फिर जो है स्पर्शिक मतलब कि टेक्टाइल मटेरियल का यूज करेंगे। तो इसमें जो है ऑडियो की बात नहीं की गई है, नहीं ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा जो स्पर्शिक संसाधन होगा इसमें। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि टेक्टाइल मटेरियल, मतलब कि स्पर्शिक संसाधन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो क्या है, दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं सकता है, तो कम से कम टच करके वो चीज़ों को सीख सकेगा। तो इसीलिए जो है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है कि नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को ना पढ़ती है, और यह किसका विशिष्ट लक्षण है? जब जो कि नीरा जो कि माँ को ना पढ़ती है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर कोई डिजेबिलिटी है। तो क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोई डिसऑर्डर जरूर है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑटिज्म, दूसरा डिसलेक्सिया, और तीसरा है लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब कि अधिगम असहायपन, और फिर डी है डिस्ग्राफिया, मतलब कि लेखन वैकल्य। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन राइट होगा कि लेखन वैकल्य, पठन वैकल्य, मतलब डिसलेक्सिया उससे हुआ है, जो कि माँ को ना पढ़ती है, शब्दों को हेर फेर, मतलब कि उल्टा सीधा पढ़ती है, तो इसीलिए बी ऑप्शन होगा डिसलेक्सिया, जो कि इसे बीमारी है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी बीमारी है। फिर आगे देखते हैं 19 क्या है कि प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? क्या है कि प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए नए विचारों को पेश करता है। तो यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है देखेंगे। तो फर्स्ट है क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मकता, और दूसरा है लर्नड हेल्पनेस, क्या अधिगम असहायपन, और तीसरा ईगोसेंट्रिज्म, मतलब कि आत्म केंद्रीयता, और फिर तीसरा डी है सेंट्रेशन, केंद्रियन। तो क्या है कि अलग अलग, जब अलग अलग जो है क्या क्वेश्चन, क्या अलग अलग तरीकों का यूज करता है जब अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, मतलब कि वो क्रिएटिव है, रचनात्मक है वो। तो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, क्रिएटिव होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। और अगर इसके पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए, मतलब कि जो बच्चे जो हैं असफल हैं उन्हें किस दृष्टि से शिक्षकों को देखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेम एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर दी चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक। तो ऐसा नहीं है, बच्चे जो असफल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जो है आप जो है सेमफुल या फिर ह्यूमिलेटिंग करेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा इसमें। दूसरा है सेमफुल एंड ह्यूमिलेटिंग फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक नहीं हो सकता है ये। और फिर तीसरा आ रिफ्लेक्शन ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट, मतलब छात्र और उनकी माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंबन, तो ये भी नहीं होगा। फिर डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है कि जो है डी ऑप्शन क्या है, स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि स्कूल प्रणाली के अनुकूल जो है वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब, उसे उस तरह का जो है वातावरण नहीं मिल पाया, तो जिससे वो असफल हो गया। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या है। 21 क्वेश्चन क्या है कि सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता? तो क्वेश्चनिंग के द्वारा, या फिर रोटेट मेमोराइजेशन के द्वारा, या डिस्कवरी लर्निंग, या फिर डायलॉग्स के द्वारा। तो किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा? क्वेश्चनिंग के द्वारा तो बढ़ावा दिया जाएगा। जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे तो वो सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे टीचर से। और फिर दूसरा रोट मेमोराइजेशन, और तीसरा डिस्कवरी लर्निंग, इसमें भी बच्चा एक्टिव होगा। और चौथा डायलॉग, इसमें भी बच्चा एक्टिव होगा। तो जब बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें, जो है कि रट कर या फिर रोट मेमोराइजेशन, ये जो कि इनएक्टिव प्रक्रिया है, प्रोसेस है लर्निंग की। तो ये बी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन हुआ। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षकों को? तो फर्स्ट ऑप्शन है वह शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें, और दूसरा है बच्चे को सजा दे,
और बच्चे के माता पिता से कहें कि बच्चे को घर पर ट्यूशन लगाना सुनिश्चित करें। तो नहीं, ये भी नहीं होगा, ना तो बच्चों को सज़ा देनी चाहिए, और जो है ट्यूशन लगाना ही है तो बच्चे जो है पढ़ने क्यों जाएंगे। तो इसमें जो है बी ऑप्शन नहीं होगा। और सी क्या है, बच्चे को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। नहीं, जो है पृथककरण करके या फिर अलग अलग करके बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाता है, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर डी ऑप्शन देखते हैं, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं, क्योंकि कुछ समुदायों के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि जो है वह शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें कि जो है बच्चा जो है असमर्थ क्यों हो जा रहा है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 23 क्वेश्चन क्या है हमारा। 23 क्वेश्चन क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, मतलब कि कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो फर्स्ट है इनकरेजिंग इंट्यूटिव गेसेस, मतलब कि सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। और दूसरा है प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन, मतलब कि चर्चा के अवसर को प्रस्तुति करना। और तीसरा है छात्रों को पाठ्यपुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है निर्देशित खोज के अवसर प्रदान करना। तो ये नहीं की बात कर रहा है कि कौन सी रणनीति या स्ट्रेटेजी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो जो है छात्रों को पाठ्यपुस्तकों के उत्तर को ज्यों का त्यों, मतलब कि जैसे का तैसे ही जो है पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, यही गलत ऑप्शन है। तो यही सही ऑप्शन होगा, जो पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना जो करते हो, तो यही हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, 24 क्वेश्चन क्या है, अजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चन क्या है, जो कि 3 बार, अब की बार तीसरी बार क्वेश्चन ये पूछा गया। देखिए तो फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अजर्सन क्या है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। जब बच्चे त्रुटियां करते हैं तभी वो सीखते हैं, तो उन्हें हम नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। त्रुटियां बच्चों के लिए पॉजिटिव के रूप में कार्य करती हैं, शिक्षक के लिए बच्चों की त्रुटियां। तो जो है ये हमारा अजर्सन तो सही है। फिर आगे देखते हैं रीजन क्या है, बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरीके से सीखते हैं। क्या है, बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरीके से सीखते हैं। तो रीजन क्या है, बच्चों की वयस्क की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। तो इसमें क्या होगा, राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, तो इसमें राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर, मतलब कि अजर्सन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन जो है सही व्याख्या करता है अजर्सन की। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आगे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है कि नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों न करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है, तो किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन महारत उन्मुखी लक्ष्य, या फिर दूसरा प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य, तीसरा कार्य परिहार लक्ष्य, और चौथा है असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्या है क्वेश्चन क्या है कि नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों न करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, मतलब कि प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आगे क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तो क्या होगा, फर्स्ट है फियर, दूसरा एंकर, और तीसरा है जॉय, और चौथा है वरी। क्या है, जो कौन सी भावना सार्थक मतलब कि मीनिंगफुल लर्निंग किसके द्वारा होगी, प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तो क्या होगा, फियर, फियर जब होगा बच्चों में तो हम नहीं सीख पाएंगे। जब बच्चों के अंदर जब डर होगा तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो और दूसरा है एंगर, और तीसरा है वरी। ये जो है ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है वो क्या है, वो जो है नेगेटिव ऑप्शन है। तो हमारा जो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जॉयफुल हैप्पीनेस, या फिर खुशी, जिसके द्वारा हम बच्चा जब इंटरेस्टेड होगा सीखने में, उसे खुशी मिलेगी तो चीज़ों को अच्छे से सीख लेगा।
सही तरीके से। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। तो उसके द्वारा वो मीनिंगफुल लर्निंग अच्छे से होगी। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जॉय। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है? किस पर कर रहा है? क्या है कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। मोहित जो है वो क्या क्या कह रहा है कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, परंतु क्या है कि वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए हैं। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण जो है खुद पर कर रहा है ना। तो जो है तो इसमें क्या होगा, बैड लक मतलब कि बुरी किस्मत या फिर योग्यता की कमी होगी। योग्यता की कमी नहीं है क्योंकि वो खुद कह रहा है कि मैं जो है अंग्रेजी में अच्छा हूँ। और फिर तीसरा प्रयास की कमी और चौथा बाहरी कारक। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा? तो ऑप्शन सही क्या होगा? ए ऑप्शन वो जो है सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ओ बी हाँ, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, लैक ऑफ एफर्ट मतलब कि प्रयास की कमी थी, तभी जो है बच्चा जो है मोहित जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। क्योंकि जो है जो अब जब उसने लिखने का प्रयास अच्छे से किया होता तो जो है जल्दबाजी में आंसर को ना लिखता और जो है उसके अच्छे नंबर आते। तो इसीलिए जो है क्या प्रयास की कमी पाई गई, तो ए सी ऑप्शन इसलिए राइट ऑप्शन होगा, जो है प्रयास की कमी। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो फर्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन, दूसरा एस्मिलेशन, तीसरा इंटर सब्जेक्टिविटी और फिर चौथा एडाप्टेशन। तो इसमें सेल्फ रेगुलेशन सही ऑप्शन होगा, स्वनियमन। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन क्या, अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि अभी चौथा क्वेश्चन अजर्सन और रीजनिंग का इसमें आया हुआ है। देखते हैं क्या है कि एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद करता है, कर सकता है। क्योंकि रीजन क्या है, रीजन क्या है कि बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। जब बच्चा जो है निष्क्रिय होगा तब वो प्रभावी रूप से कभी नहीं सीख पाएगा। इनएक्टिव होकर बच्चा कभी नहीं सीख पाता है। तो ये जो है रीजन हमारा रॉन्ग होगा। तो इसमें ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा होगा, देखते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं रीजन का, वो अजर्सन का, कि एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। तो इसमें अजर्सन हमारा सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, कि जो है अजर्सन से सही है लेकिन जो है एक्सप्लेन अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो क्या है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कि जो क्या है कि अजर्सन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नहीं, ये हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा जो है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कि बोथ ए और आर दोनों गलत हैं। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली क्या है, मतलब कि पेडागोजिकल स्ट्रेटजी क्या होगी जो है सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में एक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इम्प्लीमेशन ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, मतलब कि अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प का क्रियान्वयन। और दूसरा क्या है, योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण नहीं, बच्चों का कभी भी लेबलिंग नहीं करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और दूसरा लेबलिंग एंड सेग्रीगेशन, तो लेबलिंग और सेग्रीगेशन बच्चों का कभी नहीं करना चाहिए। फिर आगे है क्या है कि बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा पैदा करना, तो नहीं, कंपटीशन बच्चों में नहीं पैदा करना चाहिए। तो इसमें तीनों ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन अभिकल्प का क्रियान्वयन करना, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। और आज हमने जो है आज की हमारी जो वीडियो थी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थे 28 जनवरी 2023 के जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, उससे हमने सॉल्व कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और कल हम जो है CDP के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे 2023 के ही। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। और ये भी बताइएगा कि जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद।